तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक क्विक स्टडी मटेरियल। मैं आपका अपना विशाल। बात करते हैं आज जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे 2 जनवरी से बनने वाले, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है, ये खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो खिताब है ये जीता है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल ने इस खिताब को जीता है। इसको हरा करके जीता है तो ध्यान रखिएगा, ये केरल को हरा करके जीता है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल का ये अब 33वां खिताब है, यानी अगर आप इसके पहले ध्यान रखें 32 खिताब ये जीत चुका है। तो संतोष ट्रॉफी, पहली बात कि ये है कौन सा टूर्नामेंट, दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों बहुत बड़े गेम है ना। और इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। ये आपके स्टैटिक जीके में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, कबड्डी में और क्रिकेट में, पोलो में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये संतोष ट्रॉफी 2024-25 का। अभी आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल का ये 33वां खिताब है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर कि जो संतोष ट्रॉफी है ना, इसका संस्करण कौन सा इस बार, तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार 78th एडिशन है, यानी कि 78वां संस्करण था ये संतोष ट्रॉफी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर बात करें फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो फाइनल जो हुआ था वो तेलंगाना के हैदराबाद में जो जीएमसी बाल योगी स्टेडियम है वहां पर हुआ था। ठीक है, विजेता आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो विजेता होता है ना उसको संतोष ट्रॉफी दी जाती है, और ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए मिलते हैं विजेता को, है ना, पुरस्कार राशि के रूप में। वहीं पे बात करें उप विजेता की, तो केरल जो है ना, ये उप विजेता रही, इसे कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है जो उप विजेता होता है। और अगर हम बात करें तो इसको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो विजेता आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, मोस्ट सक्सेसफुल टीम है ये। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी में एक और नाम आपको याद रखना है, रोबी हसंदा का। इसका नाम याद रखेंगे, रोबी हसंदा। ये नाम क्यों मैं बता रहा हूँ रोबी हसंदा का, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल का मैच हुआ था उसमें फाइनल के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो थे ही, मतलब फाइनल जो हुआ था, फाइनल के अंदर ये मैन ऑफ द मैच तो रहे ही, है ना, यानी प्लेयर ऑफ द मैच। साथ ही साथ जो पूरा टूर्नामेंट था, है ना, पूरी की पूरी जो टूर्नामेंट थी उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ठीक है, तो रोबी हसिंदार ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा, हाल ही में तमु लोसर महोत्सव किस देश में मनाया गया है। देखिए, तामू लोसर जो ये फेस्टिवल है, ये जो महोत्सव है, ये किस देश में मनाया गया, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कहाँ पर, तो नेपाल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो आपका है ये बिल्कुल सही आंसर है, नेपाल में मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, गुरुंग समुदाय है एक, नेपाल की एक समुदाय है जिसका नाम है गुरुंग समुदाय। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि रिकॉल रहे आपको, गुरुंग समुदाय। गुरुंग समुदाय द्वारा ये जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि नेपाल और भारत दोनों जगह पाई जाती है ये। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी आपने कल ही पढ़ा था कि 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव जो कि कहाँ पर, नेपाल के ही चितवन में मनाया गया। एक आपने देखा होगा शहद उत्सव, याद आ रहा है, 5 दिवसीय शहद उत्सव जो है ये भी अभी कहाँ पर, नेपाल में मनाया गया। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, सूर्य किरण अभ्यास कल ही आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कल आपने? सूर्य किरण अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है ये कब शुरू हुआ है? 31 दिसंबर को शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको डेट भी याद रखनी है। अभी जो एग्जाम्स मतलब ले रहे हैं ये एग्जामिनर्स, ये आपको ध्यान रखना है, डेट भी पूछ दे रहे थे। 31 दिसंबर को शुरू हुआ है और ये आपको ध्यान रखना है 15 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 15 जनवरी 2025 तक। तो यहाँ पे ना आप अगर मंथ याद करेंगे ना, क्योंकि डेट अगर वो देता है तो साथ में मंथ भी देता है, तो अगर आप ये याद कर लें कि दिसंबर में शुरू हुआ था और जनवरी में, मोटा मोटा अगर आप जनवरी याद रख लेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली सूर्य किरण अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ था। अच्छा, बात करें यहाँ पर नेपाल की, नेपाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना
तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका इंडिया, है ना, इसके ऊपर की तरफ ये है आपका क्या, नेपाल। नेपाल और इंडिया, ये दो जो है एकदम पड़ोसी देश हैं। इसकी पूरी सीमा देखिए इंडिया के अंदर लगी हुई है, आपको पता ही है, नेपाल का मैप सबको आपको पता होगा। इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, काठमांडू इसकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से अक्सर पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है ना, जिसे क्या बोला जाता है, या तो दक्षेश हिंदी में बोला जाता है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो जो नेपाल की राजधानी यानी सार्क का मुख्यालय जो है ना, काठमांडू के अंदर है, स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो चलता है ये नेपाली रुपया चलता है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो केपी शर्मा ओली यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करूँ तो रामचंद्र पौडेल यहाँ पे राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने किस वन्य जीव अभयारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की है। पहली चीज तो ये कि ये जो भारतीय वन्य जीव संस्थान, एग्जाम में ना यही कई बार पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय वन्य जीव संस्थान जब भी पूछा जाए आप क्या कहेंगे, देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में स्थित है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान ने किस वन्य जीव अभयारण्य में भारत की पहली है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की है। पहली बात, ये फिशिंग कैट क्या होती है, ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं ना, जैसे बाघ, चीता, है ना, तेंदुआ, वैसे ही आपको ध्यान रखना है उसी की प्रजाति का, यानी बिल्ली की ही प्रजाति है ये फिशिंग कैट। बिल्ली से दुगनी इसकी हाइट होती है, यानी बिल्ली जो होती है ना, आपके जो घरों में जो बिल्ली पाई जाती है उससे इसकी जो साइज होती है लगभग डबल होती है ना। इसी को फिशिंग कैट बोलते हैं, ये एक प्रजाति है। तो अभी ये जो परियोजना शुरू की गई है भारत की पहली, किसके द्वारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा, तो कोरिंगा में, है ना। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य के अंदर शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, क्योंकि जो ज्यादा चर्चा में रहता है ना उस राज्य के नेशनल पार्क और अभयारण्य ना पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य। वहीं पे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहां पर है, ये आपके बिहार के अंदर है। कहां पर है, बिहार में है। और बात करें पलामू, तो ये आपके झारखंड में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। अच्छा, बात करें थोड़ा सा ये जो फिशिंग कैट है ना, फिशिंग कैट, इसके ऊपर 2018 में ना सर्वे किया गया था, मतलब इसके आंकड़ों के ऊपर कि इसकी आबादी कितनी है। तो इस फिशिंग कैट के ऊपर जो सर्वे हुआ था 2018 में, सर्वे में ये सामने निकल के आया कि इसकी जो आबादी है वो 115 है इनकी संख्या। अब आप समझ ही गए होंगे। तो IUCN की रेड लिस्ट में ना संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, फिशिंग कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज किस IIT ने विकसित किया है। आप सभी लोगों में से 90% ऐसे जरूर होंगे जिनको ना सुई से भाई बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो IIT बॉम्बे है, किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने क्या किया है, दर्द रहित इंजेक्शन, यानी अब इंजेक्शन लगेगा आपको, दर्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सुई रहित है, यानी आप ये कह सकते हैं, ये इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनलेस, है ना, पेनलेस इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज। ये जो सिरिंज है ये सुई रहित यानी नीडल लेस है, इसके अंदर नीडल नहीं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सुई के बजाय जो है वो शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, जिसमें दर्द नहीं होगा और दवा भी जो है वो शरीर में पहुंच जाएगी। क्या, दर्द नहीं होगा, और जो मेडिसिन है, जो दवाई है उसके अंदर लिक्विड है, वो भी सीधा शरीर में पहुंच जाएगा। इसे विकसित किया है IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। किसने, IIT बॉम्बे ने। तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, है ना, बहुत सिंपल सा है। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, कहिएगा भैया हमें तो वो दर्द रहित इंजेक्शन दीजिए जो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने स्पाडेक्स मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत क्या है, अब चौथा देश बन गया है, किस मामले में, स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करने में। अब देखिए, सबसे पहले ना इसको समझिएगा कि ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये इसकी तो चर्चा हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर थोड़ी डिटेलिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस रॉकेट से किया गया था, तारीख पूछी जा रही है, कहाँ से किया गया था, एक एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है PSLV C60,
कौन सा? PSLV C60, ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है स्पार्डेक्स मिशन को। वहीं पे अगर आपको याद आ रहा हो, PSLV C59 से एक हम लोगों ने प्रोबा 3 नामक एक मिशन लॉन्च किया था, याद आ रहा है? किसका? प्रोबा 3 जो है ये भारत के इसरो ने इस रॉकेट से लॉन्च किया था। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद आ रहा है? ESA है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इसका जो प्रोबा 3 मिशन है इसको हमने लॉन्च किया था, है ना, PSLV 59 से। और PSLV 60 से हमने क्या लॉन्च किया है? स्पार्डेक्स मिशन। किसने लॉन्च किया है? इसरो। इसरो की बात करूं अगर मैं, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहाँ पर? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष यानी हेड कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, एस सोमनाथ को ना एक KPP नाम्बियार करके ना पुरस्कार मिला है, ठीक है, KPP नाम्बियार नाम से एक पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, है ना। KPP नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोमनाथ को दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम ना इस स्पार्डेक्स मिशन के बारे में, और ये स्पार्डेक्स मिशन है क्या चीज, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस मिशन में क्या है, कि जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, दो सैटेलाइट को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, इन दो सैटेलाइट को ना एक ही रॉकेट से क्या किया जा रहा है, आप समझिएगा, है ना, एक ही रॉकेट से इन दोनों सैटेलाइट को ना भेजा जा रहा है, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये दोनों ही सैटेलाइट जो है ना, ये क्या करेंगे, आपस में वहां पर जाकर के जुड़ जाएंगे। और इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कि डॉकिंग। ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? डॉकिंग, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर के जो जुड़ने की प्रक्रिया है, ये डॉकिंग कहलाती है। और भारत ऐसा करने वाला ना चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देशों ने किया है, किसने? अमेरिका ने, है ना, रूस ने और चीन ने। थोड़ी सी और डिटेलिंग में देखिए आप यहाँ पे, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने की प्रबल संभावना है। स्पार्डेक्स मिशन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 30 दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, है ना, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। PSLV C60 से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंदर दो सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और दोनों को अंतरिक्ष में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है? डॉकिंग। और बात करें अगर इस प्रक्रिया की, तो भारत ऐसा करने वाला, यानी भारत का जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया है ना, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। तो 3 और कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस और चीन आपके पहले ये कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क, यानी काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जो है, ये किस कंपनी ने प्राप्त किया है? तो ये जो प्राप्त किया है, ये सेल ने प्राप्त किया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेल है इसने ना लगातार दूसरे साल प्राप्त किया है, यानी कि अगर हम बात करें तो लगातार 2 साल से ये इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर रहा है। देता कौन है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया जो है वो इस सर्टिफिकेट को प्रदान करती है ना। सेल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी, है ना, स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी है आपकी सेल। सेल की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक महारत्न कंपनी है। अब भी कुछ दिन पहले, है ना, एग्जाम में क्या आया हुआ था कि सेल को ना पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, पहले सेल को ना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, पहले जाना जाता था। अब इसका नाम क्या है? सेल है। स्थापना कब हुई इसकी? 1954 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी जो नए अध्यक्ष बने, अभी कुछ महीने पहले ही बने हैं ना, अमरेंदु प्रकाश का नाम ध्यान रखना है, दिन पहले ही बने हैं, कुछ महीने हो गए इनको बने हुए। तो सेल के जो अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। तो ये आपकी जब आप नियुक्तियां पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ADR। एडीआर की रिपोर्ट हर साल आती है, जो लोग रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको पता होगा। एडीआर क्या करती है? एक रिपोर्ट जारी करती है जो बताती है कि भैया सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो इस बार जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है इस रिपोर्ट के अनुसार, वो है एन चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है, एन चंद्रबाबू नायडू। आप देख रहे हैं इनको, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपके ना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी टोटल जो संपत्ति आंकी गई है वो कितनी आंकी गई है? 931 करोड़ रुपए, है ना, 931 करोड़। वहीं पे दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा, ये तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है? पेमा खांडू। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पेमा खांडू। इनकी जो संपत्ति है वो कितनी आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से? 332 करोड़ रुपए। सिद्धार्थ मैया तीसरे नंबर पे हैं, है ना। और सिद्धार्थ मैया की बात करें तो ये कहाँ के? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और इनकी जो संपत्ति निकल के आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से 51 करोड़ रुपए निकल के आई है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे अमीर पूछा जाए, क्या सबसे अमीर? इसमें टॉप पे कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। वहीं पे ध्यान रखिएगा ममता बनर्जी। इनकी अगर बात करें तो ये इस लिस्ट में सबसे लास्ट में आई है। इनकी संपत्ति मालूम कितनी है? इनकी संपत्ति है 15 लाख रुपए। मतलब ये अनबिलीवेबल है ना। मैं अगर सही बताऊं ना, तो अगर कोई आजकल कोई अगर पैदा भी होता है ना घर में तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है 15 लाख की तो भाई होती ही होती है ना। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है भाई कि ममता बनर्जी इतनी गरीब तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो हो भी सकता है, चप्पल पहन के चलती है, मैंने देखा उनको कई बार वीडियो में, और एक ही साड़ी पहनती है व्हाइट कलर की, है ना। और बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एडीआर की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री, है ना, वो कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। और आपको ध्यान रखना है इस लिस्ट में सबसे नीचे ममता बनर्जी का, जो कि सबसे लास्ट पे है, 45 लाख इनकी आंकी गई है। अच्छा, इस एडीआर की रिपोर्ट ने एक और चीज कही है। इस एडीआर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल मुख्यमंत्री हैं इनकी जो टोटल संपत्ति है वो कितनी है? 1630 करोड़ रुपए, है ना। भारत के कुल मुख्यमंत्री और जो है, जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो 1630 करोड़ रुपए कुल संपत्ति है। ऐसा किसने बताया है? ऐसा बताया है एडीआर की रिपोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में काकयेद नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, काकयेद नृत्य महोत्सव, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये आपका जो 2021 में डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2021 में। फिर ये क्वेश्चन सेम कब पूछा गया है? ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बार क्या पूछा गया था कि किस राज्य में हुआ था, दूसरी बार पूछा गया था कौन से महीने में मनाया जाता है काकदेई महोत्सव। तो पहले आपको ध्यान रखना है कहां पर? सिक्किम में। ये 2021 में पूछा गया था किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में मनाया जाता है। जब दूसरी बार 2022 में एसएससी में पूछा गया था तब ये कहा गया था कि कौन से महीने में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में, है ना। और तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में, है ना। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन हर साल सिक्किम में मनाया जाता है। ये हर साल प्रतिवर्ष सिक्किम में मनाया जाता है। कब? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। आप तो दिसंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम में जो बौद्ध है उनके द्वारा ये जो आपका वार्षिक नृत्य उत्सव है ना, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं इसको, इसके अंदर मुखौटे का यूज होता है। अगर बात करें तो जीवंत बौद्ध परंपरा है जो बुराई पर ना जीत का प्रतीक है एक तरह से, ठीक है। और 8 तांत्रिक जो देवताओं को समर्पित है उन्हें ही कागयेद के नाम से जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो सिक्किम के अंदर ये तो आपका पूछा गया, ठीक है, लेकिन ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। भूमचू या फिर इसी को कई बार बूमचू के नाम से लिखा जाता है ना। बूमचू उत्सव जो है ये कहाँ पर? ये भी सिक्किम में। तो सिक्किम के अंदर कागयेद नृत्य महोत्सव ये तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ लोसांग और बूमचू भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ये दोनों भी सिक्किम के ही हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिक्किम की बात करते हैं एक बार। मैप के अंदर सिक्किम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर? ये जो आप देख रहे हैं सिक्किम कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना, ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे है आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है ना। प्रेम सिंह तमांग जो है यानी पीएस तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओम प्रकाश माथुर यहाँ पे क्या है? राज्यपाल है। थोड़ा सा सिक्किम के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट
अगर हम बात करें ऑर्गेनिक स्टेट, है ना, यानी पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो पहला जैविक राज्य आपको ध्यान रखना है क्या है, सिक्किम आपका पहला जैविक राज्य है भारत का। वहीं पे ना दो नाम आपको ध्यान रखना है, एक नाथुला दर्रा याद रखिएगा ना, और एक ध्यान रखिएगा जैलेपला दर्रा, नाथुला के साथ जैलेपला दर्रा। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, ये तो क्या है, ये आपके दर्रे हैं ना, ये पूछे जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है क्या, एक आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है ये कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये विश्व धरोहर की सूची में सूचीबद्ध है, और ये कहाँ पर है, ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। और ये जो नेशनल पार्क है विश्व धरोहर में तो है यूनेस्को के, तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यानी मिश्रित वाले में जो एक शामिल है वो ये कंचनजंगा ही है आपका, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो सीआरपीएफ यानी कि अगर हम बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है आपकी सीआरपीएफ, है ना। और सीआरपीएफ के जो अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं विपुल कुमार। कौन, विपुल कुमार। विपुल कुमार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये 1993 बैच के, है ना, आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जो अभी क्या बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, 11वां प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है ये किसने जीता है, किसकी बात कर रहे हैं, 11वें प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहे हैं। ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसका खिताब जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। इसने जीता है हरियाणा स्टीलर्स, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसको हरा करके जीता है, तो पटना पायरेट्स जो है इसको हरा करके हरियाणा स्टीलर्स ने ये खिताब जीता है। मजे की बात यह है कि हरियाणा स्टीलर्स जो है इसने ना पहली बार ये खिताब जीता है। कोई चीज पहली बार हो तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर मैं प्रो कबड्डी लीग की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल जो है कहां पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। विजेता कौन, तो हरियाणा स्टीलर्स जो है विजेता है, उप विजेता पटना पायरेट्स है। वहीं पे टॉप स्कोरर की बात करें तो देवांग दलाल जो है ये टॉप स्कोरर है, पटना पायरेट्स के प्लेयर हैं। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो आपने पढ़ा ना कि ये जो है इसका संस्करण कौन सा है, इसका भी 11वां संस्करण है। तो पहली बार इसका जो आयोजन किया गया था यानी पहला संस्करण जो है ये कब, पहला संस्करण आपको ध्यान रखना है 2014 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलिए, कबड्डी की लीग है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए कि खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में कितनी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एसएससी का तो बहुत आम सा क्वेश्चन है ये। और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ, है ना, इस क्लास का जो टारगेट रखा गया है ना, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। टारगेट लाइक का कितना रखा है मैंने, लाइक का टारगेट रखा है मैंने मात्र 20 लाइक का टारगेट, सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक का। इसकी जो पीडीएफ है आपको ध्यान रखना है, क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपके दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। चलिए, एक छोटा सा और क्वेश्चन है आपके पास, है ना, आज मैंने एक क्विज लिया है आपसे। ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी, अगर देखता हूँ किसको कितना क्या याद आ रहा है ना। एक आत्मकथा है ना, वो लिखी गई है एक क्रिकेटर के द्वारा, स्टंप्ड नाम है। क्या नाम है आत्मकथा का, स्टंप्ड। किस क्रिकेटर ने लिखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना है। अभी वीडियो के अंदर बहुत से कंटेंट आएंगे, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 20 लाइक का टारगेट मैंने रखा है। वीडियो देखिए, पसंद आता है आप बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने स्टडी सर जो आपका स्टडी ग्रुप है, ठीक है। थैंक यू सो मच।